हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। हमारी जो सीडीपी की सीरीज़ डेली इवनिंग में स्टार्ट है, उसमें हम आज एक और पार्ट को ऐड करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। सबसे पहली बात तो ये है, जब तक हमारे लिए यही नहीं पता होगा कि कोलबर्ग ने कितनी स्तर दिए हैं और उनमें कितने जो लेवल्स हैं वो कितने हैं, तो हम इसका आंसर ही नहीं कर सकते। तो जो कोलबर्ग ने जो स्टेजेस दी हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारा प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत। एक है फिर कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत की बात हुई है। पूर्व परंपरागत में इन हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। बिल्कुल सही बात है, पूर्व परंपरागत की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा हमारा अंतर्निहित संभावित दंड। ये हुआ हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? फर्स्ट हमारा इसका ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ रखा है और कोलबर्ग की थ्योरी को भी पढ़ रखा है। हमने इससे पहले जो कोलबर्ग का भी क्वेश्चन देखा था, हमने उस थ्योरी को भी चैनल पर डाल रखा है और वाइगोत्स्की की थ्योरी पर को भी। अगर आपने अभी तक ये दोनों थ्योरीज नहीं देखी हैं तो आप जाकर थ्योरीज में जाकर चेक कर सकते हैं और पूरी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सेकेंड है इसका ऑप्शन, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो भाई सभी मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं कहा है कि पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर जो बात हो रही है मेन हो रही है वाइगोत्स्की की, और वाइगोत्स्की ने पशुओं पर प्रयोग की कोई बात नहीं कही है। थर्ड है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था वाइगोत्स्की ने। फोर्थ है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको याद आ रहा हो, जिसने भी ये थ्योरी पढ़ रखी है वाइगोत्स्की की मेरी वाली, तो अगर याद आ रहा हो तो मैंने जो समझाया हुआ था वो कुछ इस तरह से समझाया हुआ था। ये वो एरिया होता है जहाँ पर बच्चे खुद काम कर लेते हैं, है ना, जहाँ पर उन्हें किसी के लिए काम को करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। और ये होता है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो बच्चा काम करता है वो कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, अपने एल्डर्स की हेल्प से काम करता है यहाँ पर। और ये वो एरिया होता है जहाँ पर बच्चा कभी नहीं पहुँच पाता है ना, ये उसकी आउट ऑफ रीच होता है। कभी नहीं मतलब उस स्टेज में नहीं पहुँच पाता जहाँ पर वो काम कर सकता होता है, ठीक है, उस स्टेज में नहीं पहुँच पाता। जिस तरह से अगर हम बात करें तो एक छोटा बच्चा है, अगर साइड में अगर सपोर्ट वाली अगर साइकिल है तो वो बिना किसी की हेल्प के चला लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे 2 पहिए वाली यानी कि 2 व्हील वाली अगर हम साइकिल चलाने को कहें और अगर उसको चलानी नहीं आती है तो हमें उसके लिए स्कैफोल्डिंग, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग एक टर्म आता है। स्कैफोल्डिंग मतलब एक मचान, सीढ़ी या फिर हेल्प। तो हम जो हेल्प देते हैं बच्चे के लिए वो है हमारा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग में क्या है, हम बच्चे के लिए सिर्फ तब तक हेल्प दे रहे हैं जब तक कि वो खुद से उस काम को करना नहीं सीख जाता। जब बच्चा उस काम को करना सीख जाता है तो हम क्या करते हैं, वो मदद को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जैसे कि बच्चा सीख जाएगा साइकिल चलाना, हम उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, उसकी हेल्प करना बंद कर देंगे। अगर बात करें ZPD जो आउट ऑफ रीच वाला एरिया है, तो वो ये एरिया है कि मतलब इस एरिया को में अगर बच्चे को अगर आप ये कहें जो साइकिल नहीं चलाना ठीक से सीख पा रहा है और आप अगर उससे ये कहें कि वो बाइक चलाना सीख जाए, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो जो है एरिया वो उससे आउट ऑफ रीच माना जाएगा। जैसे ये वाला अगर हमने जो सीखा है तो जो ये वाला एरिया है ये आउट ऑफ रीच माना जाएगा क्योंकि वो बाइक चलाना नहीं सीख सकता। ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चे लिखा है सिर्फ और हमें इनमें से आंसर को
देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर बन सकता है। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होती हैं, यानी कि जो एल्डर्स हैं उनकी तरह होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ये तो भाई हमारा रॉन्ग हो गया, बच्चे हैं तो बड़े की तरह कैसे सोच सकते हैं, है ना। बच्चे तो बड़े की तरह नहीं सोच सकते, बच्चे तो बच्चे की तरह ही सोचेंगे। सेकंड हमारा ऑप्शन देखते हैं। बच्चे हैं वो खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। बिल्कुल गलत भाई। अब आप ये बताइए, क्या जो हम बच्चों को सिखाते हैं क्या बच्चा सिर्फ वही सीखता है? ऐसा नहीं है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, बच्चा अपने समाज से, अपने घर से, अपनी कक्षा से, अपने विद्यालय से बहुत कुछ सीखता है। तो केवल बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ये ऑप्शन इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं। ये तो इतना पढ़ते ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय तो होते ही नहीं हैं। जिज्ञासु प्राणी के होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट और सटीक इसका उत्तर है कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें जिज्ञासा होती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आपके घरों में भी बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। कई बार तो उनका उत्तर देना भी कठिन हो जाता है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं बच्चे, और अपने चारों तरफ जो भी वो कुछ देखते हैं उसको खोजने के लिए अपने ही तर्क बनाते हैं, अपनी ही क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चे पहले आपसे पूछेंगे ये क्या है, फिर आप अगर उनको जवाब देंगे तो वो कहेंगे अच्छा ये वो वाला है, क्योंकि वो कुछ और चीज़ अपने दिमाग में उस चीज़ को लेकर सेट कर चुके होते हैं। तो वो अपना तर्क लगाते हैं, है ना, अपनी क्षमताएं। लेकिन आप उनके तर्कों को मान्यता देते हुए अपना सही जो तर्क है उसको बच्चों के सामने पेश करते हैं, और बच्चा उसको समझता है, सीखता है और अपनी जिज्ञासा को ख़त्म करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता से, अब सृजनात्मकता वही होगी जहाँ पर माइंड चारों तरफ से खुला हुआ होगा, यानी कि चारों तरफ से मतलब हर तरह का जो थॉट है उसके माइंड में आ रहा है बच्चे के, तो वो होगा अभिसारी, वो होगा सृजनात्मक। ठीक है, वो सृजनात्मक होगा। अब इससे पहले मैंने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग पर भी पूरी वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, और पूरा अपना जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लियर कर लीजिए जाकर। तो अभिसारी चिंतन की अगर हम बात करें तो अभिसारी चिंतन बात करता है संकुचित, यानी कि किसी भी काम को करने के सिर्फ एक वे होते हैं, ये बात करता है अभिसारी चिंतन। सामवेगिक चिंतन मतलब जिसमें संवेगों का चिंतन हो। तो सृजनात्मक जो बालक होगा वो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अहमवादी भी नहीं होगा कि अहम आए उसमें अहंकार आए। अपसारी चिंतन करेगा। अपसारी चिंतन मतलब खुल के, यानी कि अपने दिमाग को खोल कर वो चिंतन करता है, वो होता है सृजनात्मक। सृजनात्मकता का वो इस तरह से विकास करता है अपने दिमाग के सृजनात्मकता स्तर का। ठीक है, तो हमारे इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना है कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। मतलब ये चाह रहा है कि उसकी कक्षा के जितने भी शिक्षार्थी हैं वो खुद को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए क्या करना चाहिए टीचर को? फर्स्ट है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, यानी कि जो थोड़े से वंचित पृष्ठभूमि, यानी कि जो थोड़ा सा बैकग्राउंड जिनका कम है, जो थोड़े से लो बैकग्राउंड से हैं, उनका तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की। बच्चों को अगर आप तिरस्कार कर देंगे तो वह कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, और इस चीज़ को वो कभी नहीं समझ सकेंगे कि अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हमें ये देखना है हम ये बात कर किसके बिहाफ पर रहे हैं, हमें ये सोचना है, एक छोटे छोटे बच्चों के रिगार्डिंग सोचनी है ना बात, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों, ताकि उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अब आप एक बात बताइए, कुछ बच्चों में से आप मतलब बच्चे हैं उनमें से आप कुछ बच्चों को छांट लीजिए, और आप जो बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं और जो संपन्न घर के हों। अब भाई जब बच्चा पढ़ने आ रहा है तो संपन्न घर से तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। जब एक कक्षा में एक ही विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो संपन्न घर और जो पिछड़ी पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, सभी समान होने चाहिए। थर्ड है,
अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। वेरी गुड, ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि भाई आपके क्लास में जितने भी जिस भी तरह के बच्चे हैं, आप उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी पहले जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद कक्षा में जो जो बच्चा जो भी मत दे रहा है, यानी जो भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, उनको प्रोत्साहित करें। क्योंकि बच्चा है, अपने किसी भी तरह के विचार रख सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर पूछें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। कम से कम अपने एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही दीजिएगा जो कि टेट और सीटेट की तैयारी कर रहा हो। अभी आने वाले समय में सीटेट ज़्यादा दूर नहीं है, सीटेट होकर ही रहेगा, इतना मानकर चलिए। और टेट की भी जो वैकेंसीज़ हैं वो भी आने वाली हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने और अपने फ्रेंड्स का बेनिफिट कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। दो बच्चों की यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि सुरेश है एक बच्चा, वो क्या शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, और मदन जो है वो मित्रों के साथ ग्रुप में, यानी कि उसको ग्रुप स्टडीज़ अच्छी लगती हैं और इसको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है। यह उनकी क्या है, कौन सी विभिन्नता के कारण है? तो एक है अधिक्षमता। अभिक्षमता मतलब उनका जो एप्टीट्यूड है, उनके अंदर जो क्षमता है किसी काम को करने की, वो, ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। कौन से? अधिगम शैली के, यानी कि सीखने की शैली के प्रकार हो सकते हैं। अब सबकी अलग अलग सीखने की शैली हो सकती है। हो सकता है कि किसी को शोर में भी पढ़ाई हो जाती हो सकता है किसी की बिल्कुल शांत में पढ़ाई होती हो सकता है किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई बाहर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बंद कमरे में अच्छा लगता है, कोई शोर में भी पढ़ लेता है, कोई ग्रुप स्टडीज़ में अच्छा होता है। तो इस सभी की अपनी अपनी अधिगम शैली होती है। तो ये जो कारण है दोनों में विभिन्नता का, ये अधिगम शैली के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। भाषिक विभिन्नता मतलब लोग जो बोलने वाले हैं अलग अलग भाषाओं के, वो बहुत ज़्यादा हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर, अब ये चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, कक्षा आपको जो कुछ भी अपने विचार लगाने हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख कर लगाने हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? मतलब जो बात हमेशा ही सही हो। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बिल्कुल गलत। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एजुकेशन का, जिसमें हमने एजुकेशन को समझा है और साइकोलॉजी को समझा है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई बच्चे को हमें पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है बच्चे को। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आप यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं बहुभाषिकता की। और बच्चा क्या हुआ है, अभी अभी स्कूल में एंटर हुआ है, कक्षा 1 और 2 का बच्चा है। तो आप उससे कहें हमारे स्कूल में भाई इंग्लिश चल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही बात करनी है, तो ये चीज़ उससे हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप उसे नहीं रोक सकते, वो छोटा बच्चा है ना। तो अगर बच्चे बड़े होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या है, आपको जिस क्षेत्र से आ रहा है, जिस भी पृष्ठभूमि से आ रहा है, आपको उसकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना है। उसकी अभिव्यक्ति जो कर रहा है बच्चा अपनी सभी भाषाओं में, उन सभी भाषाओं का सम्मान करना है और बच्चे के लिए अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3rd हमारा अगर देखा जाए, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल गलत। आप उपेक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन देखकर चलना है वो ये देखकर चलना है क्वेश्चन में, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बारे में। और बहुभाषिकता, भाई बहुभाषिकता है तो ऐसे आप नहीं कह सकते ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना 4th। शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए।
ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं आप, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन सब के मुकाबले जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक होमवर्क भी लेकर आई हूँ। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसको भी पता है आप उसका आंसर देंगे, और जो भी आंसर देगा अगली वीडियो में उसका नेम ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कौन देता है आप में से आंसर, और जो भी सबसे पहले उसका आंसर देगा, ठीक है, क्योंकि आंसर तो बहुत लोग दे देंगे, लेकिन जो लोग भी सबसे पहले उसका आंसर देगा उसके लिए नेम उसका जो है अगली वीडियो में कॉल करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। ये क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। ये नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे एक सेकेंड, यहाँ पर जो देखने की बात है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न इस विषय में सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो देखने की बात वो ये है कि सही नहीं है। तो नहीं को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बिल्कुल सही बात है, जब उनका कॉग्निशन एकदम तैयार होगा, डेवलप होगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने आज ही मॉर्निंग में हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें जो हॉवर्ड गार्डनर है वो कहते हैं कि बच्चा किसी भी एक तरह से नहीं सीखता, वो कई तरह से सीख सकता है किसी भी चीज़ को। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चा स्वाभाविक रूप से प्रेरित होगा तभी तो सीखेगा। अदरवाइज़ आप घोड़े के लिए कुएं तक ले जा तो सकते हैं, वरना उसे पानी नहीं पिला सकते जब तक वो खुद से प्रेरित नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे सब तब सीखते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रेरित हों। कौन सा नहीं है, तो भाई बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। आप खुद ये चीज़ सोच कर देखिए, क्या बच्चे सिर्फ कक्षा में सीखते हैं? बच्चे खेल के मैदान में भी सीखते हैं, बच्चे घर पर भी सीखते हैं, बच्चे समाज में भी सीखते हैं, बच्चे एक समुदाय में भी सीखते हैं। बच्चा हर जगह सीखता है, हर उम्र में सीखता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4। और बच्चा किस तरह से सीखता है, इनको देखने के लिए इन 3 ऑप्शंस को डीपली समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो किसी भी आंसर के सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है, वेट, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। पियाजे तो भाई पीछा नहीं छोड़ने वाला है, अगर साइकोलॉजी पढ़नी है तो पियाजे को तो अच्छी तरह से रटना पड़ेगा। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, वो 4 स्टेजेस फर्स्ट, हाँ ये है हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर हम देखें तो अब हम पियाजे की बात कर लेते हैं भाई, किस किस एज में कौन कौन सी है। तो ये अगर हम बात करें तो 0 to 2 ईयर्स, इसकी बात करें तो 2 to 7 ईयर्स, और मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 to 11 ईयर्स, और ये 11+, ठीक है, 11+ ईयर्स। तो ये है हमारा। तो यहाँ पर 2 to 7 ईयर्स की बात करी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संवेदी प्रेरक, वो सॉरी पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास के बारे में अगर हम देखें तो ऑप्शन है इसके, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगर हम देखें तो जटिल और कठिन, साधारण और आसान कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है मैथमेटिक्स का जो ऐसा कुछ होगा, तो ये तो दोनों ही बिल्कुल एकदम रॉन्ग हो गए। अब हमें इनमें से देखना है, तो विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। तो जो हमारा विकास होता है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, बल्कि सामान्य विकास से हम विशिष्ट विकास की ओर जाते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये। ओके, हाँ जी, तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं इससे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ा चुकी हूँ और उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है। अगर नहीं आता तो फिर वीडियो जाकर देखकर क्लियर करके तब इसका आंसर दीजिए, वरना मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वीडियो देखे वो इसका आंसर ज़रूर करे। तो प्लीज़ ये आपका होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क के लिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ढूंढिए इसका आंसर और मुझे बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एक बार समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है,
यानी कि बच्चे को पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ये किस बात का संकेत है? बच्चे में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्प्रैक्सिया है या डिसलेक्सिया है? ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन और आप इनमें से मुझे आंसर देंगे और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नेम मैं अगली वीडियो में यानी कि कल इवनिंग में ज़रूर उसका नेम अनाउंस करूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले जो हमारे टेट, सी टेट और सुपर टेट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे और KVS की भी जो वैकेंसीज़ हैं मे भी वो भी आ जाएँ। तो अपनी तैयारी जो है धीरे धीरे तैयार रखिए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़, एक लाइक करने में क्या जाता है, फ्री का तो लाइक है, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।